नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सुनिए सच। आज की खास खबरों पर नजर डालते हुए, रामदेव ने फिर किया कोरोना की दवा बनाने का दावा, फिर उठे संदेह। आखिर चीन ने माना गलवान घाटी में मारे गए थे उसके 5 जवान। दिशा मामले में कोर्ट ने कहा न्यूज चैनल कर रहे हैं पक्षपातपूर्ण रिपोर्टिंग। कांग्रेस के वक्त पेट्रोल की कीमतों पर हंगामा बचाने वालों की चुप्पी पर सवाल। महाराष्ट्र में कोरोना ने फिर पकड़ी तेजी, अमरावती में शनिवार से लॉकडाउन। खास खबरों पर नजर डालने के बाद अब वक्त है आज की बड़ी खबरों के विस्तार से विश्लेषण का। इसलिए सबसे पहले लेते हैं आज की सबसे अहम खबर। योग गुरु रामदेव की कंपनी पतंजलि ने दावा किया है कि उसने कोरोना की दवा की खोज कर ली है। उसने ट्वीट करके कहा, गौरव का क्षण। कोरोना की दवा बनाने की पतंजलि के वैज्ञानिकों की कोशिशें आज कामयाब हो गईं। ये उनका ट्वीट है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की मौजूदगी में शुक्रवार को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रामदेव और कंपनी से जुड़े अधिकारी बालकृष्ण ने दवा की खोज का दावा किया। रामदेव ने दावा किया कि कोरोना पर कंपनी के 25 शोध प्रबंध यानी रिसर्च पेपर पब्लिश हो चुके हैं, इसलिए पतंजलि पर अब कोई सवाल नहीं कर सकता। उन्होंने ये भी दावा किया कि इस दवा को COPP WHO GMP सर्टिफिकेट मिला हुआ है, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन से भी सर्टिफिकेट मिल गया है। बालकृष्ण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी दावा किया कि इस कथित दवा के 154 देशों को निर्यात की अनुमति मिल गई है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, पतंजलि के अनुसंधान का देश को फायदा तो होगा ही, पर वैज्ञानिक रूप से ये काम करने के लिए बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण का धन्यवाद करता हूं, जो वैज्ञानिक आधार लेकर फिर जनता के सामने आए हैं। तो निश्चित तौर पर लोगों का विश्वास इस पर बढ़ेगा। लेकिन पतंजलि के दवा खोजने के दावे पर सवाल उठ रहे हैं। कंपनी के ट्वीट करके दावा किया है, लेकिन उसके साथ दवा के पैकेट की जो तस्वीर लगाई है उस पर दवा नहीं लिखा हुआ है, सपोर्टिंग मेजर लिखा हुआ है। सपोर्टिंग मेजर का मतलब ये हुआ कि आप कोई दवा पहले से अगर ले रहे हैं, कोरोना की इलाज करवा रहे हैं उसका, तो उसके साथ ये भी ले सकते हैं। याद दिला दें कि इसके पहले पतंजलि ने 23 जून 2020 को कोरोना के लिए कोरोनिल लॉन्च की थी, जिसमें 7 दिन में कोरोना के इलाज का दावा किया गया था, लेकिन वह उसके साथ ही विवादों से घिर गया था। आयुष मंत्रालय के टास्क फोर्स ने साफ शब्दों में कहा था कि पतंजलि इस दवा को कोविड-19 के इलाज की दवा कह के नहीं बेच सकता है। तो ये पूरा एक बार फिर से रामदेव एक कोरोना की दवा लेकर आ गए हैं, लेकिन उस दवा से जुड़े बहुत सारे सवाल हैं। पहला सवाल तो ये उठता है कि एक कंपनी के प्रोडक्ट लॉन्च के समय 2 केंद्रीय मंत्री क्यों उपस्थित हैं? क्या किसी प्राइवेट कंपनी के प्रचार प्रसार में केंद्र सरकार के मंत्रियों को शामिल होना चाहिए? वहां नितिन गडकरी और स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन सिंह क्यों मौजूद थे? क्या सरकार अपना समर्थन दे रही है रामदेव की कंपनी को? रामदेव की इस दवा को लेकर जो शुरू से विवादास्पद रही है, इसमें भी अभी बहुत सारे प्रश्न खड़े हो रहे हैं। तो उनको विश्वसनीयता प्रदान करने के लिए सरकार अपनी तरफ से जोर लगा रही है। ये क्या बात है? क्या माजरा क्या है? क्यों ये गड़बड़ झाला है? क्यों ये घोटाला जैसा इसमें से गंध आ रही है? सरकार इसको क्यों इस तरह से प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रही है? तो सबसे पहला सवाल तो सरकार की नीयत पर है, सरकार की मंशा पर है, सरकार और रामदेव की मिली भगत पर है। दूसरा सवाल ये उठता है कि जब कोरोना की जो दवाई का पैकेट है उस पर लिखा हुआ सपोर्टिंग मेजर, इसका मतलब है ये कोरोना की दवाई नहीं है। फिर इसे कोरोना की दवाई कह के क्यों प्रचारित किया जा रहा है? क्यों गोदी मीडिया, केंचुआ मीडिया जो रामदेव कह रहे हैं, जो पतंजलि कह रहे हैं, उसी को क्यों उगल रहे हैं? क्या इसलिए कि पतंजलि ढेर सारे विज्ञापन उनके चैनलों को देती है और रामदेव की साठगांठ इस सरकार से है, उससे मिली भगत है और इस सरकार के खिलाफ वो 2 शब्द भी नहीं बोल सकता है? तो क्या इसलिए वो भी इसको कोरोना की दवा के रूप में प्रचारित करने में जुट गया है? सवाल और भी हैं। दावा कर रहे हैं कि 25 रिसर्च पेपर पब्लिश हो चुके हैं। आखिरकार वो कौन से रिसर्च पेपर हैं और किन जर्नल में प्रकाशित हुए हैं? रिसर्च पेपर बहुत सारे फर्जी इधर उधर प्रकाशित होते रहते हैं।
इन रिसर्च पेपर की विश्वसनीयता क्या है। तीसरी बात, WHO ने जो सर्टिफिकेट दिया है आखिरकार वो किसके लिए दिया है, क्या कोरोना की वैक्सीन या दवा के रूप में दिया है या फिर एक सपोर्टिंग मेजर के रूप में दिया है कि अगर आप कोरोना से पीड़ित हैं तो बहुत सारे इलाज आपके चल रहे हैं, आप ये भी एक खा लें तो कोई नुकसान नहीं होगा, हो सकता है थोड़ा बहुत फायदा ही हो जाए। अगर इस तरह का कोई सर्टिफिकेट है तो उसका कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब है ये है कि एक बार फिर से पतंजलि झूठ का माहौल बनाकर अपना धंधा करना चाहती है, लोगों को गुमराह कर रही है, देश को गुमराह कर रही है और उसमें सरकार भी शामिल है। अगली खबर लेंगे, लेकिन उसके पहले आपसे दो छोटी छोटी गुजारिश करेंगे। पहली तो यह कि सत्यहिंदी.com का ऐप अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया है तो कृपया उसे फौरन डाउनलोड कर लीजिए। ये गूगल प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है और इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मौजूद है। दूसरा निवेदन यह है कि सत्यहिंदी.com को आर्थिक मदद की ज़रूरत है ताकि वो अच्छी पत्रकारिता को, सच्ची पत्रकारिता को आगे बढ़ा सके और इसमें आपसे हम सहयोग की अपील करते हैं। कृपया हमारी सदस्यता योजना का ब्यौरा देखें और अपने लिए एक सदस्यता ज़रूर चुनें। इसके लिए आप इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उसको क्लिक करके आप ये काम कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आप ऐसा ज़रूर करेंगे। अगली खबर लेते हैं। पिछले साल जून में पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई हिंसक मुठभेड़ के बाद से चीन ने कभी नहीं बताया कि इसमें उसके कितने सैनिकों की मौत हुई थी। गलवान में चीनी सैनिकों के मारे जाने को लेकर तमाम अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसियों के अलग अलग आंकड़े आते रहे, लेकिन चीन इनसे इनकार करता रहा। अब जाकर ड्रैगन ने आधिकारिक रूप से स्वीकार किया उसके 5 जवान मारे गए थे। इस मुठभेड़ में भारत के 20 जवान शहीद हुए थे। चीनी सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि चीन के केंद्रीय मिलिट्री कमीशन ने इस बात को माना है कि गलवान घाटी में भारत के साथ हुई मुठभेड़ में उसके फ्रंटियर अफसर और सिपाही मारे गए थे। मारे गए सैनिकों में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की शिनजियांग सैन्य कमांड के रेजिमेंटल कमांडर की फबाओ का नाम भी शामिल है। पीएलए की कमान चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के पास है और उन्होंने की फबाओ को मरणोपरांत हीरो रेजिमेंटल कमांडर का अवार्ड दिया है। गलवान की मुठभेड़ के तुरंत बाद भारत ने अपने जवानों की शहादत को स्वीकार किया था, उनके नाम भी बताए थे, लेकिन चीन इससे बचता रहा। कुछ दिन पहले ही रूस की आधिकारिक न्यूज एजेंसी तास ने खबर दी थी कि गलवान की मुठभेड़ में चीन के 45 सैनिक मारे गए थे। न्यूज एजेंसी राइटर्स ने मारे गए बाकी 4 सैनिकों के नामों की जानकारी चीनी मीडिया के हवाले से दी है और उनको सम्मानित करने की जानकारी भी उसने दी है। तो चीन इतने दिनों तक छुपाए रखा था और अभी भी जो उसने सूचना दी है कोई उस पर यकीन नहीं करेगा कि ये आंकड़ा सही है। इससे ज़्यादा लोग भी मारे गए होंगे, हो सकते हैं। जैसे रूसी एजेंसी ताश कह रही है कि 45 लोग मारे गए हैं। अब सच्चाई क्या है, ये चूंकि चीन एक बंद दरवाजे वाला मुल्क है, वहां से सही सूचनाएं निकालना, छनकर बाहर आना बहुत एक असंभव सा काम। उस पर पूरी चीनी जो शासक है वो उस पर कंट्रोल करते हैं, लेकिन देर अबेर उसे इतना तो स्वीकार करना पड़ा कि उसके लोग भी इस मुठभेड़ में मारे गए। हालांकि इस मुठभेड़ में हम याद दिला दें कि भारतीय सैनिक चीनी कंट्रोल वाले इलाके में गए थे, उनको बुलाया गया था बातचीत के लिए और वहां पर उन पर हमला कर दिया गया था। उसमें हमारे 20 जवान शहीद हो गए थे। बहुत दुखद घटना थी, दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी और इसमें निश्चित रूप से हमारी सरकार और जो सैन्य कमान है वो उसकी योग्यता, क्षमताओं पर प्रश्न चिन्ह भी लगे थे। लेकिन अब ये कोई राहत की बात नहीं है कि चीन के सैनिक भी मारे गए हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि चीन आंकड़े छुपाता है, चीन का भी नुकसान हुआ है और भारतीय सैनिक ऐसा नहीं है कि खाली हाथ लौट आए थे, पिट कर लौट आए थे, मार खाकर लौट आए थे। उन्होंने भी बराबरी से जवाब दिया था। आज की अगली खबर लेते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिशा रवि मामले में कुछ न्यूज चैनलों को सनसनी फैलाने से बचने के लिए कहा है। हाईकोर्ट ने कहा है कि मीडिया इस तरह सनसनीखेज तरीके से जानकारी प्रसारित नहीं कर सकता है। उसने कहा कि सूचना प्रसारित करते समय पर्याप्त संपादकीय नियंत्रण होना चाहिए। कोर्ट ने यह टिप्पणी दिशा की याचिका पर सुनवाई करते हुए की। दिशा ने आरोप लगाया है कि उनकी निजी बातचीत को 3 न्यूज चैनल
प्रसारित कर रहे हैं, यानी वे निजता के अधिकार का उल्लंघन कर रहे हैं। ये चैनल इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ और न्यूज़ 18 हैं। इनको एक दिन पहले ही नोटिस जारी किया गया था। याचिका में पुलिस पर आरोप लगाया गया है कि पुलिस उनकी निजी व्हाट्सएप चैट सहित जांच की सामग्री को मीडिया में लीक कर रही है। हालांकि सरकार ने किसी भी सामग्री को लीक करने से इनकार किया है। लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार अदालत ने अपने आदेश में कहा, जबकि एक पत्रकार को अपने स्रोत न बताने की आज़ादी है, लेकिन उसे प्रामाणिक भी होना चाहिए। दिल्ली पुलिस का दावा है कि उसने कुछ भी लीक नहीं किया है, जबकि मीडिया इसके विपरीत दावा कर रहा है। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस मामले में हालिया कवरेज से ये निश्चित रूप से दिखता है कि मीडिया घरानों द्वारा पक्षपातपूर्ण और सनसनीखेज पत्रकारिता की जा रही है। इसने दिशा रवि को भी पुलिस और दूसरे अधिकारियों की छवि नहीं खराब करने की हिदायत दी है। तो भले ही पुलिस इनकार कर रही है कि उसने सेलेक्टिव लीक नहीं किया है, व्हाट्सएप चैट को लीक नहीं किया है, दिशा रवि से संबंधित जानकारी मीडिया को नहीं दी है, लेकिन मीडिया के स्रोत तो पुलिस ही होती है, पुलिस या इंटेलिजेंस एजेंसी होती हैं और उन्हीं से उसको जानकारी मिली थी। लेकिन मीडिया का रोल हम जानते हैं, गोदी मीडिया का रोल किस तरह का होता है। केंचुआ मीडिया हमेशा ही सरकार के पक्ष में, पुलिस के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश में लगा रहता है और वो खबरों को तोड़ता मरोड़ता है, सनसनीखेज बनाता है, पक्षपातपूर्ण करता है। तो दिशा रवि को बदनाम करने के लिए, उसको आतंकवादी हरकतों से जोड़ने के लिए उसने जो टूल किट्स शेयर की थी, उसे इस रूप में प्रस्तुत करने के लिए मानो वो कोई बहुत बड़ी साजिश कर रही हो। ये हमारे कई चैनलों ने इस तरह से इसको प्रोजेक्ट किया था, जो कि सरासर नाइंसाफी थी। ये पत्रकारिता नहीं थी, ये एक तरह की सुपारी पत्रकारिता थी जो सरकार के कहने पर, पुलिस के कहने पर हमारे ये नामी गरामी चैनल कर रहे थे। और भी चैनल कर रहे थे, पता नहीं क्यों 3 ही चैनलों का नाम लिया है। बहरहाल, लेकिन ये बताता है कि हमारी पत्रकारिता किस हद तक गिर चुकी है और ये बार बार कोर्टों में ये बात उठ रही है। रिपब्लिक टीवी के बारे में भी पहले पालघर के मामले में और दूसरे मामलों में ये चीज़ें उठी हैं। तबलीगी मामले में कई कोर्ट इन तमाम न्यूज़ चैनलों पर टिप्पणियां कर चुके हैं, इनको बेलगाम कह चुके हैं, गैर जिम्मेदार कह चुके हैं। तो ये लगातार, और एनबीएसए को भी नोटिस दिया है, जो कि एक रेगुलेटिंग बॉडी है जो इन पर नज़र रखने की जिम्मेदारी है जिसकी, लेकिन वो भी नाकारा साबित हो रही है। उसका कहीं कोई रोल नहीं है इन चैनलों को रेगुलेट करने में। वो केवल दम देती रहती है, करती कुछ भी नहीं, ना ही उसकी कोई बात सुनता है। अगली खबर का रुख करेंगे। यूपीए सरकार के दौरान जब पेट्रोल की कीमतें करीब 71 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गई थी, तो विपक्षी दलों ने हंगामा खड़ा कर दिया था। 2010 में आई पीपली लाइव फिल्म के गाने महंगाई डायन खाए जात है का इस्तेमाल करके खूब नारेबाजी की गई थी। सरकार पर कुछ खूब हमले किए गए थे। बीजेपी नेता स्मृति ईरानी से लेकर प्रधानमंत्री मोदी तक ने कीमतों पर बात की थी। पूरी बीजेपी प्रदर्शन करती थी। गैस की कीमतें बढ़ने पर सिलेंडर लेकर प्रदर्शन की तस्वीरें अभी भी अवेलेबल हैं, जिसमें राजनाथ सिंह भी मिल जाएंगे। अब वैसा कुछ नहीं हो रहा है, तो आखिरकार क्यों? ये सवाल सोशल मीडिया पर उठाए जा रहे हैं। स्मृति ईरानी के वो ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिनमें वो कह रहे हैं कि पेट्रोल के दाम फिर बढ़ा दिए गए। यूपीए की सरकार केवल खास तेल कंपनियों के लिए काम करती है। एक ट्वीट में वो कांग्रेस सरकार की नीतियों को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रही हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी का एक ट्वीट, उस समय प्रधानमंत्री वो नहीं थे, एक ट्वीट वायरल हो रहा है जो 2014 का है, जिसमें वो पेट्रोल और डीजल की कीमतें घटने के बाद कह रहे हैं कि क्या पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम नहीं हुई? मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि मैं उन सभी बाधाओं को खत्म कर दूंगा जो लोगों को झेलनी पड़ती हैं। एक ट्वीट में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं, पेट्रोल और डीजल की कीमतें अप्रत्याशित रूप से बढ़ी हैं। कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ नहीं, बल्कि उनकी जेब और उनके गले पर है। अब ये पलटी खा चुके हैं। यहाँ तक कि पत्रकार और बाबा रामदेव जैसे लोग भी कह रहे हैं कि ये पैसा भी देश के विकास के ही काम आ रहा है। परेशान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको गर्व करना चाहिए कि आप देश के लिए कुछ कर रहे हैं। उस वक्त बोलने वाले अभिनेता, कलाकार और पत्रकार भी अब मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं हैं, चाहे अमिताभ बच्चन हो या फिर अक्षय कुमार। तो एक तरह का दोगलापन, दोहरापन हमारे कलाकारों में, फिल्म कलाकारों में, राजनीतिज्ञों में, स्पष्ट रूप से पत्रकारों में
स्पष्ट रूप से दिखा रहा है कि उस समय जब यूपीए सरकार थी तो वो बीजेपी के पक्ष में हवा बनाने के लिए इस सबको कर रहे थे, लेकिन आज जब बीजेपी कटघरे में है, पेट्रोल की दाम बढ़ते ही जा रहे हैं जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उनकी कीमतें बहुत गिर चुकी हैं, तब भी सरकार कीमतों को घटाने के लिए कुछ नहीं कर रही है और ये सब चुप बैठे हैं। लेकिन दुर्भाग्य तो ये भी है कि विपक्षी दल भी बहुत कुछ जोर नहीं लगा पा रहे हैं, जनता को मोबिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। शायद इसकी एक बड़ी वजह यह है कि लोगों को हिंदुत्व की अफीम रास आ रही है और अफीम खाकर वो ये तमाम जो दिक्कतें हैं वो झेलने को तैयार हैं। उन्हें ये एहसास नहीं हो रहा कि उन पर उनकी जेबें काटी जा रही हैं, उनका गला दबाया जा रहा है, उन्हें लूटा खसोटा जा रहा है सरकार के द्वारा और ये कहा जा रहा है कि आप तो राष्ट्र के नाम कुर्बानी दे रहे हैं। कुर्बानी कारपोरेट जगत से नहीं ली जाती है, आम आदमियों से ली जाती है। अंबानी और अडानी की संपत्तियों में कई गुना की बढ़ोतरी हो चुकी है, उनसे नहीं कहा जाता है कि भाई ज़रा इधर आम आदमियों को राहत देने के लिए और देश की मदद के लिए कुछ कीजिए। उनको तरह तरह की छूटें सुविधाएं दी जाती हैं। तो ये हमारे देश के जो नेतृत्व है वो इस तरह से सारी घटनाओं को प्रस्तुत करता है और हमें गुमराह करता है। और अब आज की अंतिम खबर का रुख करेंगे। महाराष्ट्र में कोरोना की चिंताएं फिर से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं, इतनी ज़्यादा कि 2 जिलों में नए सिरे से लॉकडाउन लगाना पड़ रहा है। अमरावती जिले में शनिवार शाम 8 बजे से सोमवार सुबह तक लॉकडाउन लगाने की घोषणा कर दी गई है। यवतमाल जिले में भी पाबंदियां लगाई गई हैं। ऐसा तब हो रहा है जब राज्य में एक दिन में 5000 से भी ज्यादा संक्रमण के मामले आए हैं। ऐसा 75 दिनों के बाद हुआ है कि एक दिन में इतने ज्यादा संक्रमण के मामले आए हैं। राज्य में अब तक 20 लाख से ज्यादा संक्रमण के मामले आ चुके हैं और 51,000 से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं। महाराष्ट्र में पिछले करीब 2 हफ्ते से संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी देखी गई है। इसमें भी अमरावती और यवतमाल क्षेत्र में कुछ ज्यादा ही। इसी कारण इन दोनों जिलों में फिर से पाबंदियां लगाई गई हैं। अमरावती कलेक्टर शैलेश नवल ने लोगों से अपील की कि वे कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें। जिले में लॉकडाउन की घोषणा करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना के मामले में वृद्धि के कारण अमरावती जिले में लॉकडाउन रहेगा। बाजार, स्विमिंग पूल, इंडोर गेम्स बंद रहेंगे और धार्मिक कार्यक्रमों में 5 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा नहीं होने दिया जाएगा। यवतमाल में स्कूल और कॉलेज अब 28 फरवरी तक बंद रहेंगे। रेस्तरां और फंक्शन हॉलों में क्षमता के 50% तक ही लोग जमा किए जा सकेंगे। बाहर सार्वजनिक जगहों पर 5 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने की मनाही होगी। इधर मुंबई में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए बीएमसी ने आज 19 बिंदुओं के नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। नए नियमों के मुताबिक अब शादी ब्याह जैसे कार्यक्रमों में कोरोना नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ अनुशासनात्मक और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 5 से ज्यादा लोगों के एक जगह खड़े रहने को लेकर बीएमसी ने भी सख्त पाबंदियां लगा दी हैं। तो महाराष्ट्र में, केरल में और एक आध राज्य में और एक बार फिर से कोरोना के केसेस ज़्यादा मिल रहे हैं और ये चिंता की बात है। लोग लापरवाह हो गए हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं कर रहे हैं और साफ सफाई का भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। और फिर जो कोरोना के नए नए जो म्यूटेशन से बने वेरिएंट आ गए हैं, नए नए वायरस आ गए हैं जिनकी वजह से भी अब नई समस्या खड़ी हो रही है। तो ये चेत जाने का समय है, क्योंकि एक बार फिर से अगर कोरोना लौटता है तो ये घातक रूप में होगा और इसका असर फिर और भी ज़्यादा बड़े पैमाने पर हमें सामाजिक, सेहत के स्तर पर और आर्थिक स्तर पर देखने को मिल सकता है। इसलिए सावधान रहने की ज़रूरत है और जो कुछ भी निर्देश पालन करने के लिए कहा जा रहा है उन पर पालन किया जाना चाहिए और योजनाबद्ध ढंग से इस समस्या से निपटना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की खास खबरें और उनका विश्लेषण। उम्मीद है कि आपने इन्हें पसंद किया होगा और आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और बड़े पैमाने पर शेयर करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए, कल मैं फिर हाजिर होऊंगा कल की खास खबरों के साथ, उनके विश्लेषण के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।